हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात आती है सर ये कौन सा चैप्टर है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है। नहीं, चैप्टर तो कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में भी वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ये सब पढ़ने हैं। साथ में डी एंड एफ ब्लॉक्स है। एफ ब्लॉक तो बहुत बेसिक हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, बट मेनली तो एस, पी एंड डी ब्लॉक्स हमें पढ़ने होते हैं, उसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। इस ब्लॉक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं। कई बार उनको ऐसी फीलिंग होती है यार रटना पड़ेगा, बहुत अनलिमिटेड रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टू बन जाएंगे अपन। देखो थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, बट ऐसा भी रट्टू नहीं बनोगे आप। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री को या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं उसे लॉजिकल बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं तो पहले एक बात जरूर कहता हूँ कि चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, that is all based on certain chapters of the physical chemistry like thermodynamics, electrochemistry and ionic equilibrium। ये 3 चैप्टर हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस्ड होती है। आपने मेटलर्जी पढ़ी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, नोट्स बना चुके होंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर चुके होंगे। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हैं उनका यूज़ हुआ है इन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन मेटलर्जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक केमिस्ट्री में कई कंपाउंड आएंगे, उनकी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होंगी। मैंने कुछ एक जनरल पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिन्हें मैंने बोला है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन प्रेडिक्शन। कैसे कोशिश करें, कैसे प्रेडिक्ट करें कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। रिएक्शन रखने की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को फील आने लगती है कि हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन लेकर के ही प्रोडक्ट बनाना है। हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और किसी बेस से रिएक्शन करना है तो इट हैज़ टू बी द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ ये बात तो ठीक है कि भाई ये जो कैटायंस हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ द रिएजेंट, तो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। हाँ ये फिर मालूम है कि भाई कौन कौन से आयंस कंबाइन करने के बाद दे फॉर्म द प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो कई बार जब आपको सिखाया जाता है सिस्टमेटिकली कि हाउ वी शुड प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसे कुछ बेसिस बताते हैं तो धीरे धीरे आपको फील आनी शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ब्लॉक केमिस्ट्री में चाहे वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो, उसे पढ़ने से पहले मैं जो अब पढ़ाने वाला हूँ 1-1.5 लेक्चर में जो भी मैं टाइम देने वाला हूँ, 2 लेक्चर भी लग सकते हैं इसमें, इसे बोलता हूँ मैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन प्रेडिक्शन। इसमें जनरल कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। वैसे रूल्स एंड प्रिंसिपल तो फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ, राउल्ट्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनऑर्गेनिक में हमने भी कुछ अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं कि वो जनरल रिएक्शंस होती हैं। एक नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो 10 तरह की रिएक्शंस आपकी कवर अप हो जाती हैं। तो उस तरह के पॉइंट्स मैंने अलग से निकाल लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैम इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से कोई चैप्टर ना तो आपको IIT JEE के सिलेबस में मिलेगा और ना ही कोई NCERT में मिलेगा, बट ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे कुछ बनाए हुए, मेरे क्या टीचर्स जनरली जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं पढ़ाने में, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों की कन्वीनियंस के लिए, चैप्टर को इजी बनाने के लिए, वो रट्टा वाला फियर हटाने के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को तैयार करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तैयार की हुई चीज़ें हैं। आई हैव टेकन आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड एक्यूमुलेटेडली मैं उनको पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग लिखो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्शन प्रेडिक्शन। एक्चुअली रिएक्शंस भी अगर ध्यान से देखो तो मेजरली 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और आपको ये प्रेडिक्ट करना होता है कि एसिड बेस रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है और
कैसे पहचानने की रेडॉक्स रिएक्शन होगी और क्या होगा. सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू टॉक हियर. एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस भी हम इस तरीके से कह सकते हैं. जो मेन रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, देन रेडॉक्स रिएक्शन, of course complex reformation, complexation, and then precipitation reactions. मेनली रिएक्शंस को हम 4 तरीके से क्लब करते हैं. अब बात आती है कहीं अगर कोई रिएक्शन में KMnO4 आ गया तो KMnO4 कौन सी एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कहाँ, प्रेसिपिटेशन भी पता नहीं किस टाइप से. KMnO4 को एक ही काम है, निपटाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा हर किसी को. इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आपके दिमाग में आएगा KMnO4 इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन. कहीं सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन है. अब सिल्वर आयन तो एक तरीके से प्रैक्टिकली नॉन ऑक्सीडाइजेबल है. किसी केमिकल रिएक्शन में Ag+ आ गया, AgNO3 आ गया, तो सिल्वर आयन मोस्टली प्रेसिपिटेट बनाता है विद क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्सिलेट आयन, क्रोमेट आयन. केवल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है, अदरवाइज विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी अनायन इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. तो आपके दिमाग में क्या पॉइंट आएगा कि कहीं ना कहीं सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है, तो मोस्टली इट इज गोइंग टू बी द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सिमिलरली अब मान लो कहीं कोई रिएक्शन हो रही है HCl की, एक्वस HCl सॉल्यूशन से रिएक्शन करा रहे हो. अब एक्वस HCl में और कोई एबिलिटी तो है नहीं, इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इंडिकेट करता है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का आइडिया आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से पड़ता है कि कौन कौन पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो कैटायंस होते हैं उनसे आइडिया लगता है किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम. यदि किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है तो दैट कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल. कोऑर्डिनेशन में भी इस बात को हमने पढ़ा था. तो गाइस ये मेनली 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं. हाउ टू प्रेडिक्ट के व्हाट कैन बी द एंड प्रोडक्ट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड टुगेदर, इसी के बारे में सारी बात है. ये थोड़ी सी मैंने भूमिका बना दी इसके ऊपर ताकि आप इसे बड़ा इंपॉर्टेंट मानो. ये जो 2-1 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, 2-1 लेक्चर का मतलब मैं तो क्लास के हिसाब से मान लो रिकॉर्ड करता हूँ तो 1.5 घंटे के 2 लेक्चर टाइप. अगर मैं छोटे छोटे लेक्चर में डिवाइड करूँगा मान लो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, तो फिर अकॉर्डिंगली इट मे टेक मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स. तो गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएंगे. जैसे सबसे पहले हम पहला ही पॉइंट बात करेंगे, हु आर द फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु आर द फेमस और वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट्स, ताकि उन्हें देखते ही मालूम पड़े दे आर गुड, दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन. तो कुछ पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट, वो लिखते जाएंगे. ये नोट करो पहले, नोट इट डाउन. जैसे पॉइंट वाइज में लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. रोज पढ़ें और कई दिन पढ़ोगे तो इनफैक्ट ये चीजें याद हो जाएंगी आपको, और इन पॉइंट्स की मदद से ब्लॉक केमिस्ट्री में आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी. वो जो फियर है वो आपका चला जाएगा. तो सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें और KMnO4 का पहला नाम मेरे दिमाग में सबसे पहले कोई मुझसे पूछे, जैसे एक बात होती है ना, आपसे कोई कहे एग्जाम्पल ऑफ द वीक एसिड, एसिटिक एसिड दिमाग में आता है मेरे, और मुझे लगता है आप में से भी ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में फॉर्मिक एसिड ना आता होगा. क्या आता होगा? एसिटिक एसिड. तो ये एक टाइप्ड इमेज बन जाती है किसी सब्सटेंस की या किसी व्यक्ति की हमारे दिमाग में. ऐसी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है KMnO4 एंड K2Cr2O7 बिकॉज दे आर सो वेल नोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर यूज्ड इन टाइट्रेशंस आल्सो. रेडॉक्स टाइट्रेशंस में इनका कॉमनली यूज आता है. पढ़ भी रखे हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में. तो गाइस अगर बात करें सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तो दिस इज लाइक KMnO4,
अच्छा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ा लेस पावरफुल बट स्टिल इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Concentrate HNO3 is a powerful oxidizing agent. Concentrate H2SO4 is a moderately strong oxidizing agent, not so powerful but moderately strong oxidizing agent. इसके अलावा halogens are very powerful oxidizing agent, particularly F2, Cl2, Br2, I2. ये तो strong oxidizing agent हैं, but this is a weak oxidizing agent. ये तो हल्का फुल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लल्लू टाइप. लल्लू टाइप क्यों, मैं बताऊंगा इस बात को. हाइपो के साथ रिएक्शन करने में एक बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसमें हाइपो के ऊपर जेई ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आऊंगा मैं उस पॉइंट को. तो F2Cl2, इनफैक्ट आपको तो ये पता भी है, पीरियोडिक टेबल में एक पॉइंट पढ़ते हो आप. इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो तो ये पॉइंट पढ़ते हो आप कि F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल एंड लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग मेटल इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. तो F2 तो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना पावरफुल है पानी में से O2 निकाल देता है. पानी से वाटर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है. वाटर इज हाईली स्टेबल केमिकली, जब तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. केमिकली नॉन रिएक्टिव होने के कारण वाटर इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर सो मेनी कंपाउंड्स. F2 वाटर को भी डिकम्पोज कर देता है और O2 निकाल फेंकता है. पानी में से O2 निकालने की ताकत बड़े गिने चुने कंपाउंड्स में है. जैसे मैं मुझसे कोई पूछे कि कौन O2 निकाल पाएगा, कौन ऐसे पावरफुल धुरंधर बैठे हैं, कौन ऐसे पावरफुल धुरंधर हैं जो पानी में से भी O2 निकाल के बाहर फेंक दें, F2 है. जिनॉन के हैलाइड्स में XeF2, XeF4 है. तो ये वो गिने चुने कंपाउंड्स हैं जो कि थर्मोडायनेमिकली एज वेल एज केमिकल काइनेटिक्स से भी सपोर्ट मिलता है इनको, एंड दे आर इन अ फास्ट रिएक्शन एंड दे लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर. तो गाइज ये आते रहेंगे ये पॉइंट्स, मैं लिखवाता, टेंशन ना लो, मैं लिखवाता रहूंगा सब कुछ आपको. तो KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, F2, Cl2, Br2. हालांकि ब्रोमीन वाटर, लाल रंग का ब्रोमीन वाटर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होता है. क्लोरीन वाटर इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ कॉमन पावरफुल ब्लीच ऑल्सो. ब्लीचिंग के बारे में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीचिंग सब्सटेंस. F2 को हम यूज करते नहीं क्योंकि एक्वस मीडियम में F2 वाटर को निपटा बैठता है, तो F2 को हम रिएजेंट के रूप में यूज करते नहीं हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, KMnO4 ये सब हो गए. साथ में PbO2. PbO2 is a good oxidizing agent, powerful oxidizing agent due to inert pair effect. Inert pair effect के चलते it is a powerful oxidizing agent. MnO2 is also a good oxidizing agent. इसके अलावा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जैसे आप ओजोन तो है ही पावरफुल. O2 तो फेमस ही होता है, ऑक्सीडेशन की परिभाषा में भी कई बार ऐसे बोल देते हैं कि कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. हालांकि ये कोई डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन तो होती है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो दीज आर द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओजोन इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. साथ ही साथ अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कंपाउंड्स होते हैं तो दे एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे अगर हम बात करें even H2O2 is also a good oxidizing agent, but H2O2 act as a reducing agent also, but the primary action of H2O2 is oxidizing agent. Acidic medium में very powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent in acidic medium. ये तो जेई एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ है. साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो यू कैन हैव लाइक BiO3 माइनस, इट इज ए +5 में है. इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब मुझसे यहां मत पूछना सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, वो हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ चुके होते हैं और साथ ही साथ इसको हम ब्लॉक केमिस्ट्री में भी कवर अप करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. BiO3 बिस्मिथ +5 में इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसी जरा और भी लिखते जाएंगे, याद आएंगे मुझे. तो ये कुछ कॉमन केसेस हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं. सम कॉमन इसी में लिखो.
रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो मेटल्स जैसे सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, हो गया एल्यूमिनियम, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये, एटसेट्रा। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हाइड्राइड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल हाइड्राइड्स में आयनिक हाइड्राइड्स जैसे कौन, NaH, और जैसे कौन, CaH2, LiAlH4, इस तरह की एटसेट्रा। क्यों? हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी है वो, और वो पानी में से H+ खींच के H2 गैस लिबरेट करता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग एज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहीं भी हाइड्रोजन अगर -1 में है तो इट एक्ट एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जब तो ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूज करते हो LiAlH4, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। Not only that, potassium iodide is a good reducing agent, phosphine is a good reducing agent. Lowest oxidation state की तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं they act as the reducing agent, क्योंकि वो आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे H2S। Ki की जगह Ki और Hi कर दो, वो तो एक ही बात है, एसिडिक मीडियम में जनरली यूज करते हैं। तो Hi, PH3, H2S, ASH3 एटसेट्रा। अमोनिया नहीं करता, अमोनिया वैसे -3 में होता है। अमोनिया और अमोनियम आयन बड़े बड़े ढीठ हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए हम उन्हें अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। उन्हें कोई बहुत पावरफुल आ जाए तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकता है N2 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, बट वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेते। इसके बारे में और बात करेंगे। तो मेटल्स हुआ, मेटल हाइड्राइड्स हुआ, खुद हाइड्रोजन हुआ। मेटलर्जी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कितने काम के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लोहा इतना सस्ता क्यों है? बिकॉज कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हेमेटाइट ओर को कार्बन रिडक्शन द्वारा स्मेल्टिंग से ऑब्टेन करते हैं हम। सस्ता, टिकाऊ, टॉप क्लास, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कई बार टॉलरेंस रिएजेंट और उनके रूप में काम में आते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस में। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइस ये दीज आर ऑल गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। SnCl2 का नाम अगर ना लो तो फिर कहना ही क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेस्टिंग ऑफ मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक आयंस। SnCl2 is a very good reducing agent because of the inert pair effect. Sn2+ is less stable, Sn4+ is more stable. So this is due to reducing agent due to inert pair effect. SnCl2, so it is a good reducing agent. तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये हो गए Br2Y2 कॉन्सेंट्रेट HNO3। हाँ, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे वाले कैटायंस हैं, जैसे कॉपर 2+, गोल्ड 3+, सिल्वर आयन, ऑल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये कॉपर 2+, गोल्ड 3+, सिल्वर आयन, ऑल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। साथ ही साथ KClO3, KiO3, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बात करते हैं। अभी मैंने कहा ही था HCF2, HCF4, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम हाइपोक्लोराइट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रैशिक प्रोसेस होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजीन। एक्चुअली हाइड्रोजीन जो है वो एक फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल है ये।
अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन UDMH बोलते हैं। PSLV जो रॉकेट होता है ना, उसकी ग्राउंड स्टेज में इसको भरा जाता है एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजर, और इस ईंधन को जब बर्न करते हैं तो रॉकेट कैसे उड़ता है आपको पता है। नोजल के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट एंड जेट इज फॉर्म्ड, और उसके थ्रस्ट के कारण इट मूव्स अप। तो N2O4 इज अ रॉकेट फ्यूल एंड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके लिए ऑक्सीडाइजर कॉमनली यूज करते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं रॉकेट्स के फ्यूल में, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन UDMH। खैर काम की बात नहीं है, अपने जेई के रिक्वायरमेंट के लिए काम की बात नहीं है। सो दीज आर सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आई हैव कवर्ड हियर। अच्छा और भी ले लो, जैसे सीरियम सल्फेट, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +4 में है ना। जनरली अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ वाले होते हैं तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और XeF2, XeF4 और F2, ये 3 कंपाउंड याद कर लो। F2, XeF2, XeF4, ये तो इतने पावरफुल हैं कि पानी में से भी O2 को निकाल बाहर फेंकते हैं। सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये ताकत हर किसी में नहीं होती। इतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनका SRP हाईली पॉजिटिव है। जिन कंपाउंड्स का SRP हाईली पॉजिटिव होता है, कंपाउंड एक्ट ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स थे दैट यू शुड नो। साथ ही साथ जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम ओजोनाइड, दिस इज पोटेशियम ओजोनाइड। पोटेशियम ओजोनाइड दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट में सम मोर एग्जांपल्स यू कैन टेक। मेटल्स मैंने बता ही दिया, मेटल हाइड्राइड्स, HI लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के आसपास जो होते हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। SO2 का नाम ना लो तो फिर क्या, प्रिंसिपल एक्शन ऑफ द SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि H2O2 इज आल्सो एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन सम केसेस, बट द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ द H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SO2 भी कुछ केसेस में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ये -1। जो कंपाउंड्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो कंपाउंड्स अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि और नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर जा सकते हैं। और जो अपने इंटरमीडिएट में होते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यही है H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के भी। बट कोई अगर कहे कि ये किस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है, किस तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे? H2O2 प्रिंसिपली इज द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि द चीफ एक्शन ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैं लिखवा भी दूंगा बात को। तो इस तरीके से आप ही कहते हो। और एग्जांपल्स में जैसे हाइपो Na2S2O3, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और साथ में यू कैन से S3PO2, S3PO3, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। S3PO2, S3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट है, बट S3PO4 में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं होती। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। ये बड़ी खास बात है। सोडियम थायोसल्फेट, इसकी रिएक्शन जेई में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये एनायन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एनायन के रूप में वर्क करता है। और सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इसकी एक खास बात है, इसको जब आप रिएक्शन कराते हो ना, जैसे मैं लेता हूँ, पहले यहाँ तक की बात नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सब। ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन प्रेडिक्शन इन्हीं के थ्रू होगा। कहीं किसी रिएक्शन में अगर मान लो ओजोन इस्तेमाल हो रहा है, ओजोन क्या करेगा, कौन सी एसिड बेस रिएक्शन, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा प्रेसिपिटेशन करेगा, कुछ ना कर रहा है ये। इसका एक ही काम है, ऑक्सीडाइज करेगा, जो सामने पड़ेगा उड़ा देगा ये। सो लाइक दैट इट विल एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज ये बात नोट करो। इसके बारे में मैं एक दो बात कहूंगा, और बीच में एक दो बात मैंने कही थी। द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ H2O2 इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, particularly is a powerful oxidizing agent in the acidic medium. And साथ में SO2 का प्रिंसिपल एक्शन जो है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स वाई इट इज ए रिड्यूसिंग ब्लीच, जबकि H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। करो ये बात नोट इट डाउन।
जैसे क्या पॉइंट कर रहे थे, H2O3 2- है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कौन, Cr2O7 2-, H2O2 आयोडेट, इस टाइप का, या ब्रोमीन वाटर, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब पहुंचा देंगे कहां, SO4 2- में। इससे ऊपर तो और कहां पहुंचाओगे, +6 में पहुंचा दिया, +2 से। बट यदि कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एमआई टाइप का, लल्लू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हल्का सा, मतलब ऐसा ही बस, जैसे कौन, जैसे I2 एंड मान लो कोई ऐसा भी ले लो, जैसे ऑक्सीडाइज हो जाइए और Fe यही ले लो बस, I2। तो I2 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये S4O6 2- पे जाएगा। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर +2.5 में। So like that reaction will occur. This is an important point. You should remember. आगे समझ में बात आपको? तो इस तरीके से आप इस बात को कह सकते हो। ये फेरिक आयन भी हो सकता है। फेरिक आयन भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है इंटू S4O6 और खुद कहाँ चला जाएगा, Fe2+ में। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ SO2 is reducing action. SO2 is called reducing bleach. It is called reducing bleach. जबकि प्रिंसिपल एक्शन ऑफ H2O2 is oxidizing action or oxidizing agent, and this is oxidizing bleach. तो ब्लीचिंग सब्सटेंस जो है, ब्लीचिंग एक्शन एक्वस मीडियम में होता है, और SO2 एक रिड्यूसिंग ब्लीच कहलाता है और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कौन, जैसे ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, Cl2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच, ये ब्लीचिंग सब्सटेंस हैं। प्रिंसिपल एक्शन इज ब्लीचिंग एक्शन बिकॉज ऑफ दिस। तो एक तरीके से ये ब्लीचिंग एक्शन होता है, याद रखने वाली बात है कि H2O2 का प्रिंसिपल एक्शन ऑक्सीडाइजिंग है, हाउएवर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, हाउएवर SO2 ऑल्सो कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ये भूलना नहीं है, कभी सोच लो कि ये तो हमेशा रिड्यूसिंग है, प्रिंसिपल एक्शन है ये, बट कुछ विशेष परिस्थिति में SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विशेष परिस्थिति में H2O2 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइज ये था पहला पॉइंट कि सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो आई हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये जो अमोनियम आयन है ना, बहुत ही ढीठ है, एक नंबर का ढीठ कैटायन। एक्वस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता, प्रैक्टिकली नॉन ऑक्सीडाइजेबल। एक्वस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज। अमोनियम आयन एक्वस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दिस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। यही कारण है, आपको याद है वो जैसे KMnO4 है, ये आपके प्रैक्टिकल मैनुअल भी होता है कि KMnO4 का टाइट्रेट, KMnO4 इज अ सेकेंडरी टाइट्रेंट। KMnO4 का ऐसा नहीं कि KMnO4 का सॉल्यूशन अलमारी में से बोतल निकाली, बोतल मतलब वो बोतल नहीं, बॉटल, अलमारी में से बॉटल निकाली आपने जिसमें KMnO4 था, उस पर कंसंट्रेशन लिखी हुई है, मान लो 0.2 m। ऐसा नहीं है कि ये कंसंट्रेशन 0.2 m ही होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर, या फिर इसमें इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं, its concentration need not be exactly equal to 0.2 m. So to standardize its concentration, whether it is 0.2 m or something else, we have to do its titration or standardization with the help of more salt or oxalic acid.
तो मोहर सॉल्ट जब रिएक्शन करता है तो मोहर सॉल्ट में से अमोनिया कुछ ना बिगड़ता है KMnO4 से। KMnO4 अमोनिया कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, फेरस को फेरिक में जरूर पहुंचाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल, अमोनियम आयन एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, ऑलमोस्ट डिफिकल्ट। इवन अमोनिया भी ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से। हालांकि अमोनिया हो जाता है, अमोनिया गैस के फॉर्म में तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में तो अमोनिया भी ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली। तो जैसे मोहर सॉल्ट है व्हाट, FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6H2, दिस इज मोहर सॉल्ट। ये प्राइमरी टाइट्रेंट है। आप इसकी रिएक्शन KMnO4 से कराओ एसिडिक मीडियम में, ये सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है। तो फिर क्या होगा, Mn2+ में कन्वर्ट होगा और Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। ये होती है रिएक्शन। अमोनियम आयन ज्यों का त्यों है सॉल्यूशन में, कुछ ना बिगड़ा इसका, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। जबकि नाइट्रोजन -3 में है, यहां भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट्स टू Mn2+। तो गाइज ये अपने आप में इस बात को शो करता है कि अमोनियम आयन इज वेरी डिफिकल्ट। इससे ढीठ तो कुछ नहीं, इससे ढीठ ना होता ऑक्सीडाइज ये अच्छों से, और अमोनियम आयन इसी तरीके से रहता है और यहां इस तरीके से रिएक्शन होती है एंड यू गेट फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक +2 एंड द वैलेंसी फैक्टर ऑफ मोहर सॉल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1 एंड KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर +7 से +2 आने पर 5 हो जाता है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अमोनियम का कुछ नहीं बिगड़ता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नोट करिए। देखो, हम बात कर रहे थे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और मैंने कहा भी था कि ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमेशा इसको रिवाइज करना है। 10 बार, 20 बार, 50 बार भी रिवाइज करेंगे, हमेशा इट विल पे यू ऑफ, इट विल मेक योर एटीट्यूड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और कई बार प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई क्या बन सकता है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट की मैंने बारे में बात की थी और बताया भी था। रिड्यूसिंग एजेंट में एक दो एग्जाम्पल और भी लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में वही ऐड कर लो। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के अदर एग्जांपल्स में जैसे B2H6 डाइवोरिन, NaBH4 बोरोहाइड्राइड्स होते हैं, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। सो यहाँ भी एक तरीके से हाइड्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा है, एंड इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। NaBH4 तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। LiAlH4 एंड NaBH4 बोथ आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था पहला पॉइंट, कौन सा, दैट सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं हम कि ये पॉइंट्स नियम के रूप में, लॉ के रूप में याद रख लो कि इनऑर्गेनिक में ये कुछ रिएक्शंस के नियम होते हैं जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे एक सेकंड पॉइंट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ना, पर्टिकुलरली सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, they undergo disproportionation in basic medium, and this is a very very important point. So this is very important. क्या point? Following undergo disproportionation in basic medium. तो बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, जिनमें कौन, X2, और ये NaOH या KOH से OH माइनस के साथ में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर X माइनस प्लस XO3 माइनस बनाते हैं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 0 था जहाँ पर X कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हेलोजेंस हैं बेसिक मीडियम में NaOH KOH से रिएक्शन कराओ, दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन एंड फॉर्म X माइनस प्लस XO3 माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल कौन, मान लो जैसे ब्रोमीन लो, आप NaOH ले लो एक्वस और KOH, और इवन सोडियम कार्बोनेट दैट इज ऑल्सो इनफ बेसिक। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन। Bromide ion, bromate ion, it converts into, so this is the disproportionation reaction. अच्छा, एक पॉइंट ये आता है कि फ्लोरीन क्यों नहीं होता डिस्प्रोपोर्शनेट। आपको तो पता है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं। तो ये फ्लोरीन अगर है तो F माइनस में तो कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस में कैसे जाएगा, इट नेवर शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखें F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। F2 कभी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? अब ये सब पता होता है, ये परिभाषाएं तो आप सीख चुके होते हो, अब तो काफी आगे आ चुके हो इन सब बातों से। आप डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे ये ब्रोमीन 0 में था, 0 से -1 भी गया रिडक्शन, 0 से +5 भी गया ऑक्सीडेशन। तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो ऑफ द सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। सो द F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन एज इट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, इसलिए इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, इसमें एक और खास बात, अगर आप ये जो स्पीशीज बनी ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन, इसका मीडियम अगर एसिडिक कर दो तो इट बिकम्स कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो वापस से अगर इसका मीडियम एसिडिक कर दो H+ एसिडिक मीडियम, दिस इज कॉल्ड कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या हुआ, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में और ब्रोमेट आयन दोनों में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन। और इस पूरे सॉल्यूशन का मीडियम अगर एसिडिक कर दो तो वापस से ब्रोमाइड और ब्रोमेट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, Br2। सो दैट इज कॉल्ड कॉम प्रोपोर्शनेशन। सो कॉम प्रोपोर्शनेशन इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैलोजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, और कौन, नोट करते जाओ ये सारी बातें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन। डिस्प्रपोर्शनेशन के और ये 2 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे व्हाइट फास्फोरस P4। ये तो कुछ खास ही पसंद है IIT को, 2 बार IIT में ये आ चुका है। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन, मान लो NaOH ले लो या KOH भी ले लो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वाटर की प्रेजेंस में। दिस कन्वर्ट्स टू फॉस्फीन गैस एंड H2PO2- +1 में, दिस इज कॉल्ड hypophosphite ion and this is phosphine gas। तो phosphine gas is evolved out एंड साथ में बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड अगर NaOH यूज कर रहे हैं, या पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड या कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड। दिस इज हाइपोफॉस्फाइड आयन इन विच फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू शुड रिमेंबर। एंड अनदर इज सल्फर। थोड़ा हीट करते हैं इसको। सल्फर डिस्प्रपोर्शनेट होता है बेसिक मीडियम में,
हीट करने पर कन्वर्ट्स टू सल्फाइड आयन प्लस H2O3 2 माइनस। सो दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां भी सल्फर 0 से -2 में गया +2 में गया, यहां फॉस्फोरस 0 से -3 में गया और यहां +1 में गया। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये है डिस्प्रपोर्शनेशन दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो 3 स्पीशीज कौन सी विच अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन द बेसिक मीडियम? हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। और कौन? फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड और ब्लैक नहीं, दे डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन द बेसिक मीडियम। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, यू विल स्टडी इन द पी ब्लॉक। और तीसरा कौन? सल्फर, दैट ऑल्सो अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन विद NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस ऑन हीटिंग। तो अकॉर्डिंगली दीज रिएक्शंस आर फॉर्म। ये था सेकंड पॉइंट। एक साथ याद रखो ये कि कौन से नॉन मेटल्स आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, यू शुड रिमेंबर। थर्ड, तीसरा पॉइंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर हिट पॉइंट है। ये जेई में खूब क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अमोनियम सॉल्ट्स के ऊपर। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी, बिल्कुल कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, इफ इट इज रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, एल्कली मतलब बेसिस, प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस। तो लिखो एनी अमोनियम सॉल्ट्स, ये नियम है, प्रिंसिपल्स, लॉज हैं, लॉज इनऑर्गेनिक के लॉज के रूप में इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब दैट इज बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो जैसे क्या? जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। आप इनकी रिएक्शन NaOH से करा दो, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड आउट। अच्छा, बाकी का प्रोडक्ट तो आप खुद देख लोगे। अगर मान लो NaOH यूज कर रहे हो तो NaCl बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो, जैसे हम कई बार बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सो ऑन। कौन सी गैस लिबरेट हो गई? अमोनिया। अच्छा, इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया, नाइट्रोजन के नीचे कौन बैठा है पीरियोडिक टेबल में? कौन बैठा है? नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस। और जैसे अमोनिया कंपाउंड ऐसी कौन है? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन के सॉल्ट्स कौन से हो गए? फॉस्फोनियम सॉल्ट्स। तो इसका मतलब जिस तरीके से अमोनियम सॉल्ट रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया, फॉस्फोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। तो लिखेंगे इस बात को। सिमिलरली फॉस्फोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद strong base produce PH3 गैस। फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैसे PH4I, फॉस्फोनियम आयोडाइड है ये। जब इसकी KOH से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन फॉस्फीन गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इज फॉर्म्ड। So like that reaction occurs. तो फॉस्फीन गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो गाइज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है जब भी तो अलग से पढ़ रहे हैं हम, जब भी तो कह रहे हैं कि नियम है पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में। यूँ मान लो जो हम ये पढ़ रहे हैं 50% विल बी कवर्ड हियर इटसेल्फ। आप ये बात रियलाइज भी करोगे, मैं करवा दूंगा रियलाइज, आप ना करोगे तो आप तो बस हमारे साथ साथ पढ़ो, मेहनत करो। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, दैट एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट में
अमोनिया बनाने का एक बहुत और बढ़िया तरीका भी होता है। एक और बहुत कॉमन पॉइंट आएगा कि जो मेटल नाइट्राइड्स होते हैं, मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस अमोनिया गैस। नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा नंबर था। चौथे पे आओ, पूरी बात नोट करो पहले एक बार, नोट इट डाउन। Fourth, metal nitrides on hydrolysis मतलब रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस अमोनिया गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो मेटल नाइट्राइड जैसे कौन, जैसे Mg3N2, जैसे Ca3N2, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आप इनकी वाटर से रिएक्शन कराओ, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो नाइट्राइड आयन जो है वो H+ पकड़ लेता है, क्योंकि नाइट्राइड आयन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में होता है और यहां का H+ पकड़ लेगा और क्या लिबरेट कर देगा, अमोनिया। तो अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सब बन जाएंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP तो बहुत ही लो होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल, तो इसलिए हमने एरो डाउन नहीं लगाया, मतलब थोड़ा सा घुल भी जाता है, बाकी PPD बन जाता है। सो लाइक दैट यू से, सो अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। अच्छा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट तुम बता सकते हो क्या हो सकता है? मेरे साथ साथ इन्वॉल्व रहो जो पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो आप, ये वो चीज पढ़ रहे हो जिससे सबसे ज्यादा डरते हो आप। तो मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। इससे मिलता जुलता क्या स्टेटमेंट्स, नाइट्रोजन के नीचे कौन बैठा है पीरियोडिक टेबल में, फॉस्फोरस। जैसे नाइट्राइड्स होते हैं, ऐसी कौन होते हैं, फॉस्फाइड्स। नाइट्राइड कौन, N3-। फॉस्फाइड कौन, P3-। इस तरीके से आयन होते हैं। तो इसका मतलब इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट कौन सा बना, मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस व्हाट, बोलो क्या, फॉस्फीन। तो मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस produce phosphine gas। तो मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। जैसे क्या, Ca3P2 AlP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस phosphine gas। So these are all important reactions you should remember। बाकी calcium hydroxide और aluminium hydroxide is formed। So this is another important points you should remember। इसके बाद एक और पॉइंट लेंगे, एक काम करो जरा ये पूरा नोट कर लो, फिर लूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट, नोट इट डाउन। कौन सा नंबर था ये, 4 था शायद, नंबर देख लेना यार अपने हिसाब से आप। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट देखो, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में बड़ा यूजफुल होता है। ये जिंक और एल्यूमिनियम मेटल ना, ये बड़े प्रसिद्ध, नामचीन, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम।
एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छा, ये तो पता ही है आपको, इन जनरल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स जिसको देने होते हैं दे देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखेंगे कि ये जो जिंक और एल्यूमिनियम है, वैसे तो और भी मेटल्स हैं, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम, टिन भी है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमनली यूज, सो दे आर एम्फोटेरिक मेटल्स, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जिंक एंड एल्यूमिनियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, मैं कहीं लिखना भूल जाऊं तो वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स The zinc and aluminum are amphoteric metals and react with acid as well as base and liberates H2। अगर रिएक्शन करा के छोड़ दोगे तो H2, और यदि कोई रिएजेंट होगा रिडक्शन के लिए तो H2 काम में आ जाएगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, जरा देखें। एल्यूमिनियम जिंक पाउडर के रूप में यूज करते हैं ये, और अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है ये AlCl3 एक्वस और ZnCl2 एक्वस प्लस H2। ये अगर मान लो NaOH से रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से किसी से, तो बनाएगा NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट और Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। और यदि कोई H2 गैस कर रहा है, दे रहा है, तो इसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो AlCl3 ये सब बन गया, H2 बन गया, दोनों ही केस में रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अब पॉइंट ये आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये पढ़ चुके होंगे एनायंस में, इन द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन और इन नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। जैसे ये नाइट्रेट आयन हो या नाइट्राइट हो या और भी कोई हो, SCN माइनस हो या FeCN6 3 माइनस, इस टाइप के कोई नाइट्रोजन हो, आप इनकी रिएक्शन आप करवा दो जिंक से या एल्यूमिनियम से, बेसिक मीडियम में कराते हैं, बेसिक मीडियम। और कौन सी गैस लिबरेट होती है? अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, जिसकी टेस्टिंग भी करते हैं हम। वाई बेसिक मीडियम। अच्छा, और एग्जांपल देखो, जैसे सल्फाइड आयन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आप जब रिएक्शन कराते हो जिंक एल्यूमिनियम की इन प्रेजेंट ऑफ द एसिडिक मीडियम, जैसे HCl एक्वस एसिडिक मीडियम, you get H2S, rotten egg smelling gas evolves, प्लस वो जो बनना है Zn2 प्लस Al3 प्लस विल फॉर्म, यहाँ पर भी मान लो AlO2 माइनस ZnO2 2 माइनस, दीज आर फॉर्म्ड। दोनों रिएक्शंस, दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जेई में एडवांस्ड में आ चुका है, ये आ भी चुका है। पहले लिखियो जरा एक बात, पूरी बात जरा लिखो तो सही। ये अपने आप में बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स एंड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और कोई हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि इन रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती, वो हाइड्रोजन काम में आ जाती है फॉर रिड्यूसिंग द स्पीशीज लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट और एनी एसिड रेडिकल जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, सबको निपटा देगा ये और अमोनिया बना देगा। द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट -3, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सल्फर का जैसे -2। सर आप कह रहे थे कि कुछ पूछने वाले हो आप। हाँ सवाल है ना, आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। मुझे यो बतला दो कि जिंक एल्यूमिनियम का पर्पस तो समझ में आ गया होगा, एज रिडक्शन ऑफ दीज स्पीशीज। स्पीशीज बन गए, मान लो जो भी बने,
हमने नाइट्रोजन के वाले जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुए, इनके रिडक्शन के लिए जिंक एल्यूमिनियम यूज़ किया तो बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया, और सल्फाइड आयन के केस में हमने जो यूज़ किया तो वह एसिडिक मीडियम यूज़ किया। क्यों? सवाल यही है, क्यों? दोनों रिएक्शंस अपने आप में एकदम टॉप क्लास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आंसर बतलाओ क्यों? यहाँ बेसिक मीडियम क्यों, यहाँ एसिडिक मीडियम क्यों? बोलो। अबे बोलो। जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना, जब बोलो तो आप मन ही मन बोला करो, इन्वॉल्व हुआ करो। मुझे तो खैर क्या मालूम पड़ेगा, तो कैमरा है, आई एम सीइंग इन द आईज ऑफ कैमरा, बट मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि इस कैमरे के अंदर बहुत छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं और मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। क्यों? देखो, ठीक है, सही सोच रहे हो आप, मैंने मान लिया कुछ स्टूडेंट सही सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे होंगे, तो मैं चलो बताता हूँ। ध्यान दो, जब भी कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड अगर रिड्यूस करवाया जाएगा जिंक एल्यूमिनियम से इन द बेसिक मीडियम, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी वो बेसिक मीडियम में कंफर्टेबल है। अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज़ किया तो प्रॉब्लम तो ये होगी, रिएक्शन तो होगी, बट दिक्कत है एसिडिक मीडियम में अमोनिया जिंदा ही नहीं रह सकता। अमोनिया विल रिएक्ट विद H+ इन द एसिडिक मीडियम टू फॉर्म अमोनियम आयन। सॉल्यूशन में ही अमोनियम आयन रह जाएंगे, अमोनिया गैस विल नॉट लिबरेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं। अमोनियम आयन सॉल्यूशन फेज में है, अमोनिया गैस बाहर लिबरेट हो रही है, तो उसकी टेस्टिंग की जा सकती है वेरी इजीली। उसके कई टेस्ट होते हैं, जैसे पढ़ते भी हो आप कि एक ग्लास रॉड, एक कांच की एक रॉड लो विच इज डिप्ड इनटू द HCl सॉल्यूशन, ब्रिंग टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द अमोनिया गैस इज इमिनेटिंग आउट और रिवॉल्विंग, देन व्हाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। कौन सी हैं वो व्हाइट डेंस फ्यूम्स? अमोनियम क्लोराइड। दूसरा यह है, अमोनिया गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल। कई बार यूरिनल्स में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, तो वो स्मेल मिलती है, मतलब अब वो मिलती है, तो पानी मतलब सफाई तो होती नहीं ज़्यादा कोई खास पब्लिक टॉयलेट्स में, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है, तो वो स्मेल भी है। तो यूरिनल्स में ये आती है, यूरिन में आती है स्मेल। ऐसी ये है H2S एक कैरेक्टरिस्टिक। हम गैस, अगर हमने यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ कर दिया, आप तो समझ जाओगे, अगर हमने यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ कर दिया रिएक्शन तो होगी, बट बेसिक मीडियम में H2S तो बनेगा ही नहीं ना। H2S एसिड है और बेसिक मीडियम में H2S क्या कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फाइड आयन में। गैस विल नॉट बी इवॉल्व, सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन होंगे। आपको गैस इवॉल्व कराना है तो यहाँ एसिडिक मीडियम और यहाँ बेसिक मीडियम यूज करना ही होगा। नोट इट डाउन, सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नियम है ये, नियम, इनऑर्गेनिक के नियम। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ। अब देखो अगला पॉइंट, ये कंसंट्रेट H2SO4 की भी अपनी एक दुनिया है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तहाँ अगर डिहाइड्रेट करना हो, एल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके एल्कीन्स बनाने हो, वाटर निकाल के वाटर को खींचना हो, किसी कंपाउंड में से चूसना हो, तो कंसंट्रेट H2SO4 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेंट। कंसंट्रेट H2SO4 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेंट। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। Concentrate H2SO4 and concentrate HCl have strong affinity to absorb moisture और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंसंट्रेट HCl हो या कंसंट्रेट HCl पर एक जेई एडवांस ने क्वेश्चन, जेई एडवांस ने या जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है
ये कंसनट्रेट HCl भरा हुआ है एक बॉटल में, बॉटल को ओपन करो तो बाहर कुछ क्लाउडी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कंसनट्रेट HCl की जो वेपर्स होती हैं दैट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर, और मॉइस्चर गेन करने के बाद इट बिकम्स क्लाउडी। तो concentrate HCl and concentrate H2SO4 have the strong affinity to absorb moisture and the process is exothermic। तो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस से पानी खींचेगा, जिसका एग्जांपल है जैसे ये H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, when it is reacted with concentrate H2SO4 it gives CO and CO2 गैस। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ वाटर भी लिखते हैं, वो रिएक्शन बैलेंसिंग में लिख सकते हो बट वाटर लिबरेट नहीं होगा, मिलेगा नहीं। कौन खा पी गया उसको? कंसनट्रेट H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 सब एब्सॉर्ब कर गया, सब खा पी के बराबर कर दिया उन्होंने मॉइस्चर को, मॉइस्चर छोड़ेगा ही नहीं एंड यू विल गेट CO and CO2। सिमिलरली HCOOH फॉर्मिक एसिड से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से पास कराओ, पानी पी जाएगा सारा खींच करके, और CO गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, H2O मिलेगा ही नहीं। H2O कौन एब्जॉर्ब कर गया? कंसंट्रेट H2SO4। सो लाइक दैट यू डू द रिएक्शंस। मेलानिक एसिड होता है जैसे CH2 COOH COOH, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से मेलानिक एसिड, तो दिस विल एब्जॉर्ब C3O2 विल बी फॉर्म, जिसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और तीनों कार्बन क्या होते हैं? sp hybridized। इट इज a linear molecule, entire molecule is linear। तो C3O2 is obtained। So like that you say। और एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल दो इसको। ग्लूकोज होता है एक वाइट पाउडर, खाते भी है कई बार हम जॉगिंग करते हैं, कुछ भागते दौड़ते हैं तो ग्लूकोज फाँक लेते हैं। फाँक लेना मतलब खा लेना, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो वाइट कलर का होता है। आप कंसंट्रेट H2SO4 एक लिक्विड लो, विस्कस लिक्विड होता है, बॉटल ओपन करो और थोड़ा सा उसमें ग्लूकोज, ये लो ये रहा डाल दो, नीचे काला काला जमा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक। चैरिंग एक्शन बोलते हैं, चैरिंग मतलब कार्बन इज ऑब्टेन, 6C सॉलिड इज ऑब्टेन, बस मॉइस्चर पी गया वो, 6H2O को ये खा गया कंसंट्रेट H2SO4। चैरिंग एक्शन, चैरिंग मतलब जलना, CHARRING। एक होता है बर्निंग, एक होता है चैरिंग। बर्निंग मतलब जलना और चैरिंग मतलब धू धू करके बहुत बुरी तरीके से जल जाना, दैट इज कॉल्ड चैरिंग। कई बार बिजली के तारों में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली के तार बिल्कुल चिपक करके एकदम जल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिंग। तो कंप्लीटली बर्न हो जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम बर्निंग इज कॉल्ड चैरिंग। सो दिस इज कॉल्ड चैरिंग एक्शन। कंसंट्रेट H2SO4 हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड इट डज लाइक दिस। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, H2SO4 का एक पॉइंट और बड़ा यूजफुल होता है, आप जरा ये वाली पॉइंट लिखो, नोट इट डाउन, इसको नोट करो। एक और बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि जितने भी साइनाइड सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट और कंबाइंड सॉल्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल मान लो पोटेशियम साइनाइड या मान लो K4FeCN6, इस टाइप के सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, आप इनकी जब रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट H2SO4 से, तो याद रखो इट फॉर्म्स टॉक्सिक वेपर्स ऑफ HCN। HCN हाइड्रोजन साइनाइड की टॉक्सिक वेपर्स हैं। साइनाइड बोलते ही जहर की सी फीलिंग आती है, हाईली टॉक्सिक वेपर्स हैं ये। और यदि कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। नो, नन ऑफ द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कार्बन यहाँ भी +2 में है और यहाँ भी +2 में है और यहाँ भी कार्बन +2 में ही था। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो एक ही पॉइंट में आपने सब रिएक्शन देखी,
कि साइनाइड सॉल्ट पर डाइल्यूट H2SO4 का क्या प्रभाव है। इट विल इवॉल्व HCN की वेपर्स और कंसंट्रेट H2SO4 विल फॉर्म CO, क्योंकि HCN में से वो वाटर ढूंढ करके कैसे भी करके निकाल देगा और CO को लिबरेट करेगा। तो गाइज ये थे कुछ और पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स विल कम। चलिए कंटिन्यू करते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में 7 पॉइंट्स हमने शायद लिख लिए थे, मे बी, चलो नंबर देख लेना एक बार 8। लेट अस टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन होता भी है या नहीं होता है। कोई कंपाउंड अगर डिकम्पोज, मान लो कोई कार्बोनेट है, डिकम्पोज होकर CO2 गैस दे दे तो उसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। तो हेडिंग लिखो हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स में थर्मली हीट करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन कंपाउंड्स। अब देखिए मैं थोड़ा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स लूंगा, एक साथ ही मेजर हीटिंग इफेक्ट्स यहीं आ जाएंगे, तो बस आपको यहीं पढ़ने हैं। वैसे तो एल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके हीटिंग इफेक्ट का बिहेवियर अलग होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स का हीटिंग बिहेवियर अलग होता है। अगर आप अलग अलग जगह पर पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पर लिखे हुए होंगे, तो फिर कई बार याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं एक साथ ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑन द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे मान लो कार्बोनेट्स की बात करें तो M2CO3 मान लो ये सॉलिड है, M के अंदर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको अगर हीट करोगे आप तो यू विल गेट नो डिकम्पोजिशन, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो M2CO3 हीट करेंगे तो नो डिकम्पोजिशन विल अकर। बट लिथियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करते हो, आप थर्मली हीट करते हो, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अच्छा ऐसा क्यों? वाई लिथियम इज शोइंग द एक्सेप्शनल रिलेशनशिप या एक्सेप्शनल बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप, जेड इफेक्टिव डायगोनल रिलेशनशिप स्मॉल साइज होने की वजह से इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम 2+, और यही कारण है कि लिथियम के सॉल्ट्स या लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैग्नीशियम से काफ़ी मैच करती हैं। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं इन फजान्स रूल। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। मान लो MCO3, मतलब कहने का मतलब ये है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। सोडियम कार्बोनेट हीट करोगे पिघल जाएगा, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिकम्पोज हो जाएगा, बट डज नॉट गिव CO2 गैस। प्राण जाए पर वचन न जाए, बट ये नहीं, ये बड़े कंफर्टेबल हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ले जा भाई, प्राण नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि MCO3 जैसे डिकम्पोज हुआ तो इट गिव्स MO plus CO2 गैस सॉलिड, एंड दिस कंटेन्स मोस्टली ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कॉपर, लेड, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे यहाँ पर आप ले सकते हो एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लो कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे पहली रिएक्शन होती है जो बच्चे सीखते हैं। हीट करने पर इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और जैसे मान लो कॉपर कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट PbCO3 हीट करोगे तो इट विल गिव लेड ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो इस तरीके से ये कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। यू शुड रिमेंबर, ये जनरल पॉइंट्स हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। इसके अलावा जैसे बाइकार्बोनेट MCO3, जहां पर M एल्कली मेटल्स है, मान लो सॉलिड में हीट करते हैं तो M2CO3 मिलता है, जहां पर M कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके बाइकार्बोनेट्स को हीट करो तो M2CO3 सॉलिड मिलता है, CO2 गैस प्लस H2O गैस, इस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड में अगर हीट कर रहे हो तो हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट देता है प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको CO2 और H2O गैस मिलेंगे। क्यों? ऑब्वियसली टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा जहां पे ये डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। बट कभी कभी सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन भी तो होता है। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कर लिया NaHCO3 एक्वस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन अगर लोगे और हीट कराओगे तो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट तो वही मिलेंगे, CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, प्लस ध्यान दो H2O लिक्विड मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, ओनली वन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। यहां पर दो गैसेज इवॉल्व्ड आउट होंगी। ये सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन को, जिसमें सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट टू द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट विल कन्वर्ट टू द सोडियम कार्बोनेट, एंड CO2 विल बी इवॉल्व्ड, H2O विल बी लिक्विड। सो दिस इज द डिफरेंस यू शुड रिमेंबर। अच्छा, बाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, सॉल्यूशन फेज में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो CaHCO3 ट्वाइस सॉलिड। आप जब इसे हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलता है, प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। हालांकि मैग्नीशियम का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में मेंशन्ड भी है। तो MgHCO3 इसको जब हीट करते हैं आप, एक्वस है ये भी एक्वस, सॉलिड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सॉलिड में बाइकार्बोनेट केवल किसके एग्जिस्ट करते हैं? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड अमोनियम, दैट्स इट। आप जब इसको हीट करोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। ये PPT बनता है, प्लस H2O प्लस CO2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लोअर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। नोट करें, ये हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, कार्बोनेट्स पे ले रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स पे ले रहे हैं। अब कुछ कार्बोनेट्स और मेटल्स के भी ले लेते हैं, जैसे सिल्वर कार्बोनेट एंड मरकरी कार्बोनेट जो होते हैं, इनकी बड़ी खास बात होती है, वो पहले भी बताई जा चुकी है, एक बार फिर उसके बारे में बात करेंगे। इसको नोट करो, पूरे को नोट इट डाउन। जैसे सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3, ये थोड़ा अलग टाइप का है। सिल्वर के कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, ये हीट होता है तो ये सिल्वर ही दे देता है, हो गया लो बस, CO2 प्लस O2 इज इवॉल्व्ड आउट। सो दीज टू गैसेज आर इवॉल्व्ड आउट, सिल्वर सॉलिड इज ऑब्टेन्ड। क्यों? सिल्वर ऑक्साइड अगर बना भी होगा तो सिल्वर ऑक्साइड हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, खास बात है। तो ये थोड़ा सा HgCO3 भी इस तरीके से याद रखना है। तो ये कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन थे, वी आर सपोज टू रिमेंबर। इसके बाद चलो हमने कार्बोनेट ले लिए, बात करते हैं नाइट्रेट्स की। जैसे MnO3 है, हीट करो तो ये MnO2 सॉलिड प्लस O2 गैस इवॉल्व करते हैं। और M कौन है? M इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करो, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करो तो मिलता है पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 गैस, ये सॉलिड मिलेगा। बट लिथियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग। क्यों? डायगोनल रिलेशनशिप, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है लिथियम के सॉल्ट्स का, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन इजीली होता है। इसको जब हीट करते हैं तो इट गिव्स लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, टू डिफरेंट गैसेज आर इवॉल्व्ड आउट। बट सोडियम नाइट्रेट तो बहुत ही स्पेशल है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये IIT ने पूछा भी है क्वेश्चन, IIT ने क्वेश्चन पूछा भी है। सोडियम नाइट्रेट को हीट करो, अगर 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट करते हो तो यू गेट सोडियम नाइट्राइट प्लस केवल एक ही गैस इवॉल्व होगी, कौन सी? O2 गैस। बट यही अगर आप हीट करते हो एट
800 degree Celsius, temperature more than 800 degree Celsius, then it gives sodium oxide. N2 gas will be evolved out, O2 is evolved out. तो guys this is an important point, ये याद रखेंगे। ये एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स जैसे MnO3 ट्वाइस सॉलिड, इसको हीट करो तो MO बनाते हैं प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, जहां पर M कौन, कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम भी ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एटसेट्रा। देखो इनको, आप इन्हें हीट करो तो यहां से जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये है कॉपर नाइट्रेट को हीट करो, सो दिस विल ऑन हीटिंग विल गिव कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। देयर बिहेवियर इज सिमिलर। अब एक साथ रिएक्शन लिखी है आपने, अब कोई सा भी कार्बोनेट हो, जिंक नाइट्रेट हो, कॉपर नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट बिहेवियर वुड बी सिमिलर। Magnesium oxide plus NO2 plus O2 gas, two different gases will be evolved out. एक बार चेक कर लो, ये कट तो नहीं रहा, नहीं ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइट्रेट के इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स। यू आर सपोज टू रिमेंबर, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सल्फेट की बात करते हैं, पहला नोट करो इसको, सल्फेट्स लेते हैं, लो एक बार नोट करना। सल्फेट्स में जैसे मेटल सल्फेट की अगर बात करें तो जैसे मान लो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, नहीं डिकम्पोज होता, नो डिकम्पोजिशन। M कर दो इसको, M, कारण वही M, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नो डिकम्पोजिशन। जबकि आप MsSO4 को डिकम्पोज करोगे, जहां पर M कौन, मान लो M कुड बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इस टाइप के, कॉपर, जिंक, इस टाइप के जो सल्फेट होंगे, हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। हालांकि टेम्परेचर और बढ़ा दो 800 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड, तो SO3 ऑल्सो डिकम्पोजेस टू गिव SO2 गैस प्लस O2 गैस। नोट करें, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, इस तरीके से ये बात याद रखनी है। हाँ, मेटल सल्फेट में अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं लाइक दिस एंड दे गिव सॉल्ट्स लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को हीट करो, यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 गैस। एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, इसको हीट करो, यू विल गेट Al2O3 सॉलिड प्लस SO3 गैस। हालांकि SO3 गैस डिकम्पोज हो जाती है, द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड व्हाट वैल्यू, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। लिखते भी जाएं साथ के साथ। और भी एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर सल्फेट में ये प्रॉब्लम है, Ag2SO4 ऑक्साइड बनेगा भी तो वो सिल्वर ही दे देगा सॉलिड, प्लस SO3 will be evolved out plus O2, two different gases will be evolved out। अच्छा, लिथियम में भी प्रॉब्लम है, लिथियम में भी Li2SO4, सभी तो लिखा है। एल्कली मेटल्स में लिथियम का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, हीट करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड देगा प्लस SO3 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT ने पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, FeSO4 को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यू गेट Fe2O3 प्लस 2 गैसेस इवॉल्व होती हैं, SO2 एज वेल एज SO3। जबकि Fe2SO4 थ्राइस को हीट करते हैं
तो यू गेट Fe2O3 प्लस SO3 ओनली। ये IIT JEE में एक बार क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि उसमें यही एक हिंट था कि आयरन का सल्फेट है विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इवॉल्व्स टू गैसेस। उससे मालूम पड़ गया कि फेरिक सल्फेट नहीं है, कौन है? फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरिक सल्फेट जो है वो एक ही गैस देता है SO3, जबकि यहाँ SO2 प्लस SO3 है। ये एक डिमार्केशन पॉइंट है, ये एक डिस्टिंक्शन पॉइंट है बिटवीन SO4 FeSO4 एंड Fe2SO4 थ्राइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फेट्स। मरकरी वाले केसेस में भी ये होता है HgSO4। मरकरी के और सिल्वर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो मेटल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Hg लिक्विड प्लस SO3 प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। तो गाइज ये कुछ रिएक्शंस थी सल्फेट्स के। इनफैक्ट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एज ए नोट। salts of silver, mercury and oxides of silver, mercury are decomposed easily on heating to give metal। तो यही तो कह रहे हैं हम। मान लो HgSO4 को हीट करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता, तो भी हीट करते तो वो मरकरी बड़ी आराम से दे देता। तो Ag2O हीट करने पर Ag बनाता है प्लस O2 इज इवॉल्व्ड आउट। HgO सॉलिड हीट करने पर Hg लिक्विड बनाता है एंड O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। अच्छा, कई बार आता है कि सर ये सिल्वर मरकरी के साथ है, प्लेटिनम गोल्ड के लिए साथ नहीं है। अगर गोल्ड का ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे अनस्टेबल है। स्पेशल कंडीशंस में अगर बनाओगे तो बन पाएगा, बट रूम कंडीशन में भी अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई गोल्ड डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड अंडर रूम कंडीशंस, प्लेटिनम डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड अंडर रूम कंडीशंस। तो एक तरीके से गोल्ड, मान लो Au2O3, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, या PtO2 मान लो ये +4 में है, ये रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं टू गिव गोल्ड प्लेटिनम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये गोल्ड का ऑक्साइड और प्लेटिनम का ऑक्साइड अनस्टेबल है। RT मतलब रूम टेम्परेचर पे ये गोल्ड और प्लेटिनम में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने स्पेशल कंडीशन में अगर ये बना भी लिए हैं ना, कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां तहां हर लेक्चर में कहीं ना कहीं एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल्स हैं, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर छोड़ के, कॉपर का ऑक्साइड स्टेबल है, CuO इज स्टेबल, वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता। बट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल हैं। थर्मली थोड़ा सा हीट करो, 150-200 डिग्री सेल्सियस पहुंचते पहुंचते निमट जाते हैं ये। और ये गोल्ड और प्लेटिनम के ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, डिकम्पोज होकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। नोट्स बनाओ, ऐसे याद ना होने के। नोट्स बनाओगे, बार बार पढ़ोगे तो देखना एक हफ्ते में क्या फीलिंग आएगी आपको कि नहीं, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस, आई एम गेनिंग कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा आपको भी जम के तैयारी करनी होती है। नोट करो ये सब पूरी बातें। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड्स। ऑक्सिलेट्स भी ले लेते हैं, लेट अस टेक ऑक्सिलेट्स। मैं इसको लेफ्ट साइड से हटा देता हूँ, ये नोट कर लो पहले। ऑक्सिलेट्स में जैसे Na2C2O4, सोडियम ऑक्साइड आसानी से नहीं बनाता, सोडियम कार्बोनेट स्टेबल होता है, तो Na2CO3 बनाता है, प्लस विच गैस इज इवॉल्व्ड आउट, इट फॉर्म्स CO। बट CaC2O4 को अगर हीट करते हो तो यू विल गेट CaO सॉलिड, ये सॉलिड, एंड 2 गैसेज आर इवॉल्व्ड आउट, CO2 एज वेल एज CO। बैलेंस हो गया क्या? हाँ देख लो, 2 और 1 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, राइट। बट वापस वही सिल्वर ऑक्सिलेट को अगर हीट करोगे तो क्या होगा?
सिल्वर का ऑक्साइड बना होगा, बट वो तो कहाँ जिंदा रह पाता है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। अभी अभी तो सीखा है, यू विल गेट सिल्वर मेटल एंड यू विल गेट CO2 गैस। So like that products will be formed. So these are the heating of oxalates. चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। इसमें अभी और हीटिंग इफेक्ट आएंगे, खासकर अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई में आ भी चुके हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।